नमस्कार दोस्तों। सीजीपीएससी प्री के क्रैश कोर्स डे 5 में आपका स्वागत है। आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में हम महीनेवार तिथिवार सब त्यौहार पर्व पढ़ चुके हैं, याद कर लिए कौन कौन सी तिथि में कौन से त्यौहार हैं। आज उसी लोक पर्व को हम लोग विस्तार से देखेंगे। जैसे गोबर भरानी कब पढ़े थे, जिस दिन रामनवमी मनाते उस दिन गोबर भरानी, वैसे उसको डिटेल में देखेंगे। ऐसे कोशिश करूंगा कि आधे से ज़्यादा महीने के लोक पर्व आज कवर करा दूं, आधा कल वाले सेशन में कवर कर लेंगे। और आज हम पॉलिटी में भाग 3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाग 2 तक हम पढ़ चुके हैं। तो भाग भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, उसकी भी हम बात कर लेंगे, उसको भी चलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ आज, चलो फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट कर लेते हो, थोड़ा वैरायटी लेके आते हैं। छत्तीसगढ़ से स्टार्ट ना करके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार से शुरुआत करते हैं। और मौलिक अधिकार कहाँ है, ये नीचे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा हमेशा की तरह। ये डे 5 डलने में थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, कंटिन्यूसली अभी वीडियोज डलेंगे आगे। एटलीस्ट आपका इंतजार देख के अच्छा भी लग जाता है। ये देखो, ये नोट्स हालांकि हिंदी में लिखा हुआ है, बट डोंट वरी, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं हर एक टर्म्स को इंग्लिश में भी बताते चलूंगा, इंग्लिश में एक्सप्लेन करते चलूंगा। तो हम शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले जो बात आपको ध्यान देनी है वो ये कि दो शब्द आएंगे। पहली बात क्या पढ़ना है, पहली बात दो शब्द आपको देखना है। एक होता है ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार, और दूसरा आपको शब्द देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये दोनों शब्द में आपको अंतर मालूम होना चाहिए। देखो, मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो आपको पैदा होते साथ ही मिल जाते हैं। मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो आपको पैदा होने के साथ ही यानी कि जन्म के साथ ही आपको मिल जाते हैं। और ये भी याद रखना, ये जो मानव अधिकार है वो किसी भी देश की सीमा से बंधे हुए नहीं है, किसी भी देश की सीमा से बंधे हुए नहीं है, सीमा से नहीं बंधे हैं, याद रखना। तो मानव अधिकार, आप मानव जन्म ले लिए और आपको वो अधिकार मिल जाएंगे, ह्यूमन राइट्स। और ये किसी भी देश की सीमा से बंधे हुए नहीं है। लेकिन इसकी तुलना में अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, तो ये एक संकीर्ण अवधारणा है, नैरो कंसेप्ट है, संकीर्ण अवधारणा है, नैरो कंसेप्ट है। यानी कि छोटा कंसेप्ट है। ह्यूमन राइट बड़ा कंसेप्ट है, फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स के तुलना में थोड़ा सा नैरो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि याद रखना, ये जो मौलिक अधिकार है ये आपको देश के संविधान के द्वारा मिलता है, देश के संविधान के द्वारा प्राप्त होता है, देश के संविधान से आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। ठीक है। अब अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में आपके मौलिक अधिकार कहां वर्णित है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में। तो अगला पॉइंट आपको वही पढ़ना है। तो पहला बात समझ आ गया। पहला बात क्या, ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच के बारे में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों डिफरेंस क्लियर। चलो अब हम देखेंगे कि दूसरी बात कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स कहां पर है। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार कहां वर्णित है, तो भाग 3 पार्ट 3 में, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र है, फंडामेंटल राइट्स। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो अनुच्छेद 12 से, आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन है। ठीक है, तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है। क्लियर। अब देखो, कथन कारण वाले प्रश्न बनते हैं ना, स्टेटमेंट असर्शन के जो क्वेश्चंस बनते हैं कथन कारण वाले, वो कैसे बनते हैं, यहीं से उठा के दे दिया जाता है। मैं अभी आपको एक टर्म्स बताऊंगा और ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। आप याद रखना, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। भाग 3 को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा।
मैग्ना कार्टा। अब बोलोगे सर ये भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्या बोल दिया, मैग्ना कार्टा तो पहली बार सुने। तो दरअसल मैग्ना कार्टा है क्या, तो मैग्ना कार्टा क्या है, आज से लगभग 800 साल पहले अगर हम जाए 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, बोले कि अगर ये सब बातें मैं फॉलो नहीं करूं, इन अधिकारों को छीनूं तो आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाना, आप मेरे ऊपर केस करना बोले। तो इंग्लैंड के राजा ने 1215 में अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। वो अधिकार जिस दस्तावेज में दिए गए थे, बताए गए थे, उस दस्तावेज को, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा बोला गया। तो मैग्ना कार्टा क्या है अगर पूछा है तो दरअसल ये एक डॉक्यूमेंट है जो राइट्स की बात करते थे, फंडामेंटल राइट्स की बात करते थे अंग्रेजी द्वारा। तो चूंकि भाग 3 में भी मौलिक अधिकार का जिक्र है, इसलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा बुलाता है। क्या बुलाता है, मैग्ना कार्टा। तो सवाल कैसे बनते हैं, सवाल यहीं से बनेंगे, आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। कथन रहेगा, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट रहेगा क्या, भाग 3 को, भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, भाग 3 को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। कारण पूछा जाएगा, रीजन, रीजन ये रहेगा कि भाग 3 में, भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब आपसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक चुनना होगा कि कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। एक में रहेगा दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। एक में यह रहेगा दोनों सही हैं और कारण कथन एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, रिलेटेड हैं। इस टाइप के सवाल रहेंगे। तो कैसे जज किया जाता है, तो पहले आप ये देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है कि नहीं। भाग 3 को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, जी बिल्कुल बोला जाता है, अभी तो पढ़ा है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। दूसरा लाइन पढ़े, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स उल्लेखित है, मौलिक अधिकार बताए गए हैं, जी बिल्कुल, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार ही बनाए गए। अब एक दूसरे की व्याख्या करते हैं कि नहीं, ये करण इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, ये सही रीजन है कि नहीं है। उसके लिए बीच में आपको एक शब्द लगाना पड़ता है, क्योंकि, बस एक शब्द लगा दो, क्योंकि। तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हाँ, क्यों, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है, जी बिल्कुल, तो रिलेटेड तो है। तो ये कथन भी सही, कारण भी सही, और ये व्याख्या भी कर रहा है, क्लियर, एक्सप्लेन कर रहा है इसको, समझ रही बात। जैसे मान चलो मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, क्रैश कोर्स डे 5 लेट आया, वीडियो लेट अपलोड हुआ, सही है, बिल्कुल सही सर। लेट क्या, बहुत लेट हो गया, बोले 2-3 बार, ठीक है। मेरा नाम योगेंद्र साहू है, सही है, बोले सर हाँ सही है, योगेंद्र साहू तो आप ही का नाम, बोले ठीक। अब मैं बोलूँ कथन, क्रैश कोर्स डे 5 लेट आया, कारण मेरा नाम योगेंद्र साहू, कुछ स्पष्टीकरण दे रहे क्या, नहीं दे रहे ना। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्योंकि लगा के देखना, क्रैश कोर्स डे 5 लेट आया क्योंकि मेरा नाम योगेंद्र साहू है, कोई तुक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, ठीक है, कोई लॉजिक है इस बात का, नहीं है, बस वैसे ही, ठीक है। तो ये दूसरी बात आपको याद रखना, पहला बात मैंने बता दिया, ह्यूमन राइट्स एंड डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। द सेकंड पार्ट इज कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत क्या दिया है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, क्लियर। अब तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, कभी कभार आप इन चीजों में कंफ्यूज हो सकते हैं। आपसे पूछेगा समानता का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार है, कहां से शुरुआत है। अब आप बोलोगे, तुरंत मारोगे, अरे भैया समानता का अधिकार सर तो बताए हैं, समानता का अधिकार जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, ये बोले से 12 से 35 है, नहीं। दरअसल ये जो 12 से 35 धारा दिया हुआ है, उसमें अलग अलग प्रकार के आपके अधिकार बताए गए, मौलिक अधिकार बताए गए हैं, उनका वर्गीकरण कर दिया गया है। जैसे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच दिया गया है। मौलिक अधिकार कहां से चालू होता है पूछा जाए तो जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, इसकी शुरुआत तो आर्टिकल 12 से ही हो जाती है, 12 से 35 के बीच दिया है, शुरुआत आर्टिकल 12 से है। समानता का अधिकार 14 से 18 है, ऐसी बहुत सारे अधिकार है, वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्लियर। तो अलग अलग अधिकार है, वो आप इस डिफरेंस को याद रखेंगे, ठीक है। इतनी सारी बातें क्लियर हुई। चलो, पहला बात ये कि ह्यूमन राइट अलग है, फंडामेंटल राइट अलग है। दूसरी बात मैंने बताया कि भाग 3 में 12 से 35 तक दिया हुआ है। फिर हम ये भी देख लिए कि मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ये क्लियर हो गया। मैग्ना कार्टा क्या था वो मैंने बता दिया। समानता का अधिकार और मौलिक अधिकार, ऐसे पूछे नहीं कि कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है, तो ये भी आप ध्यान लेंगे।
ठीक है, अगली बात जो आपको नोट डाउन करनी है वो ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना, जितने भी मौलिक अधिकार है, एफआर लिख रहा हूं, एफआर मतलब होता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध, अगेंस्ट स्टेट। और यहीं से एक शब्द आएगा राज्य, और इसी से रिलेटेड है आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12, यहीं से शुरुआत होता है। अनुच्छेद 12 की शुरुआत ही होती है राज्य के परिभाषा से। ये राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वैसा नहीं करेगा, राज्य इससे वंचित नहीं करेगा, उससे वंचित नहीं करेगा। अरे राज्य है क्या, उसी को आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में बताया गया, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या बोलता है, फंडामेंटल राइट्स, ध्यान देना, ये राज्य के विरुद्ध है, अगेंस्ट स्टेट, ज्यादातर सब क्या है, राज्य के विरुद्ध है। यानी कि राज्य से आप फंडामेंटल राइट्स मांग रहे हो, वो नहीं देता तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी समझेंगे, कुछ बात तो हो सकता है आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे भी पढ़ेंगे ना पूरा आर्टिकल 35 का, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए याद रखना, चूंकि ये राज्य के विरुद्ध है, इसलिए इसकी जो प्रकृति है निषेधात्मक है, नेगेटिव है, निषेधात्मक। ये भी सवाल पूछा जाता है, निषेधात्मक है, इसका जो नेचर है कैसा है, नेगेटिव है, निषेधात्मक है। क्यों, नहीं नहीं शब्द, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य समानता के अधिकार से वंचित नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो ये नहीं 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 करने की वजह से क्या है, ये निषेधात्मक है, ठीक है। तो याद रखना, फंडामेंटल राइट्स किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बारी आती है कि राज्य मतलब है क्या, स्टेट का मतलब ही क्या है। तो यहां पर फिर अपन नोट्स पे जंप करते हैं। ये देखो, अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। अर्थात यदि राज्य मौलिक अधिकार का हनन करेगी, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगी, तो उसके संरक्षण के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय के पास भी जा सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप। क्लियर, चलो। अब ये राज्य का मतलब क्या है, तो राज्य का मतलब 4 चीजें हैं, ये याद रख लेना, क्योंकि एक बार ये व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है, व्यापम के किसी एग्जाम में, क्योंकि मैं इस एग्जाम में बैठा था, ये सवाल था और मैं से गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि राज्य में वहां पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दे दिया था, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आंसर नहीं था। तो राज्य के डेफिनेशन में, स्टेट के डेफिनेशन में क्या आता है उसको, तो स्टेट का डेफिनेशन वो नहीं है कि छत्तीसगढ़ स्टेट, एमपी स्टेट, महाराष्ट्र, ऐसा नहीं। तो राज्य के डेफिनेशन में, स्टेट के डेफिनेशन में क्या आता है, स्टेट के डेफिनेशन में, राज्य के डेफिनेशन में क्या आता है, सबसे पहला चीज, भारत की सरकार एवं संसद, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। तो पहला क्या है पॉइंट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आज मेरी राइटिंग ठीक बन रही है, पूछो क्यों, पूछो, क्योंकि आपको पूछने वाला इसलिए क्योंकि आज मेरे को लिखने का मन कर रहा है। राइटिंग ठीक है, जो पहले देखते होंगे तो बोले कि एकदम बेकार टाइप का लिखते हो, तो उससे तो ठीक ही बन रहा है। तो कभी कभार लिखने का मन रहता है, मुझे नहीं मन होता तो राइटिंग थोड़ा गंदा बन जाता है, उसमें आपको सुन के काम चलाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल बी कंसिडर्ड एज स्टेट। राज्य सरकार एंड राज्य विधानमंडल, यानी कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट विल बी कंसिडर्ड एज स्टेट। सभी स्थानीय निकाय, ऑल लोकल अथॉरिटीज। बोले सर ये लोकल अथॉरिटीज क्या होता है, समझाते हैं। एनी अदर अथॉरिटीज, अन्य सभी निकाय। तो भारत की सरकार एवं संसद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, उसके भारत सरकार बोल दिया मतलब प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गए, ये सब शामिल हो जाएंगे। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, वो भी शामिल हो जाएंगे, विधायक शामिल हो जाएंगे, विधानमंडल शामिल हो जाएगा, विधानसभा, विधान परिषद शामिल हो जाएंगे, सभी स्थानीय निकाय, यानी कि नगरीय पंचायत, नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जितने भी पंचायत और नगरीय निकाय वाले बॉडी हैं वो आ जाएंगे। और दूसरे अथॉरिटीज जो कि भारत सरकार के अधीन हैं या भारत सरकार से सहायता प्राप्त हैं, यानी कि किसी न किसी माध्यम से भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी हो, चाहे वो संवैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो, वैधानिक हो, जैसा भी हो, बस भारत सरकार से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा ही हुआ है। विधि के द्वारा गठित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाली निकाय, सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता लेने वाली निकाय, सरकारी कार्यों का निष्पादन करने वाला निकाय, सरकार के नियंत्रण में रहने वाला निकाय। कंक्लूजन, सरकार से जुड़ा हुआ हो, एक शब्द, फिर कुछ भी वर्ड यूज करें, सरकार से जुड़ा होना चाहिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। पैसा ले रहा है, अनुदान ले रहा है, जुड़ा है, जी बिल्कुल जुड़ा है। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट सरकार ये स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आता। तो अब से स्टेट वर्ड यूज होगा तो स्टेट का मतलब हम छत्तीसगढ़ एमपी वाला स्टेट नहीं लेंगे, स्टेट का मतलब ये रहेगा। ठीक है, अब यहां से एक सवाल बनेगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट यानी कि राज्य शब्द को परिभाषित कहां किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित कहां किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन रहेगा आर्टिकल 12, आर्टिकल 36, आर्टिकल 12 एंड 36 दोनों। क्या ऑप्शन लेंगे आप? ऑप्शन लेंगे आर्टिकल 12 एंड 36 दोनों, क्योंकि आगे चल के जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहां पे भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दिया हुआ है। वहां पर भी एक वर्ड यूज हुआ है स्टेट, और स्टेट राज्य वहां पर भी परिभाषित किया गया। तो 36 में भी डेफिनेशन दिया है, 12 और 36 दोनों में। लेकिन अगर 12 36 में कोई एक चुनना होना तो आप 12 लेंगे। बोले सर ऐसा काहे? क्योंकि आर्टिकल 36 में स्टेट का डेफिनेशन ये बताया गया है कि राज्य का वही मतलब होगा जो आर्टिकल 12 में है, राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। तो एक्चुअल जो डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में ही दे दिया गया है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, शुरुआती दिन है, 40 दिन तक हम इसको खींचने वाले हैं, क्रैश कोर्स 40 डे को। शुरुआत में थोड़ा सा बेस बनाने के लिए इतना धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे पास पॉलिटी में बात करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत मतलब बहुत कुछ है, लेकिन अभी थोड़ा नाप तोल के बात कर रहे हैं जितना आपके काम का है, और मैं बेस बनाना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ी लंबी भी बातचीत हो जा रही है इस पर। अभी आर्टिकल 12 पे ही अटके हुए हैं। लेकिन एक बार बेस बन जाएगा ना, फिर आगे के जो पॉलिटी के पार्ट होंगे ना उसको मैं इतना डिटेल में कवर नहीं करूंगा, वो फिर हम स्पीड से कवर करेंगे उसको, ठीक है। तो ये सब उदाहरण है, बीसीसीआई, एनसीआरटी, एसएल, एलआईसी सब इसमें आ जाते हैं क्यों? सरकार से जुड़े हुए हैं। अब अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13, और आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 को गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बताता है। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला, इसको बोलते हैं गार्जियन, रखवाला, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा विधि जो आपके फंडामेंटल राइट्स को कम करता है, उस पर प्रभाव डालता है, वो लॉ खत्म हो जाएगा, वो विधि खत्म हो जाएगा, लॉ कुछ और हो जाएगा, कुछ और जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। तो जो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं वो शून्य होंगी। एनी लॉ, कोई भी विधि जो क्या कर रही है, मूल अधिकारी से असंगत है या उनका अल्पीकरण कर रही है, कम कर रही है, वो शून्य होगी। एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट, असंगत मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, विथ फंडामेंटल राइट्स विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड, शून्य घोषित होगी। कहां तक? टू द एक्सटेंट कहां तक शून्य होगी? टू द एक्सटेंट जहां तक ये मूल अधिकारियों को प्रभावित कर रही है। मतलब अगर एक कानून बना है, पूरा कानून बना है, उसमें कानून का कुछ ही प्रावधान ऐसे हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो वो कुछ प्रावधान को हटाएंगे, ना कि पूरे फंडामेंटल राइट्स को हटा देंगे, ठीक है, समझिए बात। तो एनी लॉ which is inconsistent with fundamental rights shall be considered as void to the extent of inconsistency. Clear? चलो, यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों को उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है। कौन? सीधा सुप्रीम कोर्ट, सीधा मतलब जो न्यायपालिका है, हमारा जो कोर्ट है, जुडिशरी सिस्टम है, वो रिव्यू ले सकता है कि हाँ बोल दिया ये जो नियम कानून है मजा नहीं आ रहा, बोले फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है, बोले तो इसको हटा दो। बोले सर नहीं समझा, एग्जांपल देता हूं समझ आ जाएगा। आप आगे चल के पढ़ेंगे आर्टिकल 19 अनुच्छेद 13, एक एग्जांपल देता हूं समझ आ जाएगा। आर्टिकल 13 में भैया आप बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हो, ये पढ़ेंगे आगे, अगले क्लास में उसी को देखेंगे। तो अनुच्छेद 19 जो है वो आपके बोलने, विचार व्यक्त करने की छूट देता है आपको। तभी तो आप राहुल गांधी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, तभी तो आप मोदी जी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, किसी के बारे में भी आप कुछ भी बोल सकते हो, उतनी छूट आपको मिली हुई है। अब सरकार कोई ऐसा एक्ट पास करता है, कोई भी ऐसा एक्ट पास कर देता है और बोले कि नहीं आज से सरकार की कोई आलोचना ही नहीं करेगा, तो ये जो एक्ट है जुडिशरी सिस्टम देखेगा, इसको वॉइड घोषित किया जा सकता है, वॉइड घोषित कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो कि सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती उस कानून के तहत, तो भैया वो आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। ये वो जो एक्ट लाया जा रहा है वो एक्ट आर्टिकल 19 को क्लैश कर रहा है, इसके साथ क्रैश हो जा रहा है, इसी को ही क्रैश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर है? ये अच्छा आर्टिकल 19 को नहीं, वो एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो अनुच्छेद 13 में तो अपन बात कर लिए क्या है
तो कोई भी ऐसे लॉज हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं मौलिक अधिकारों के, वो सब क्या हो जाएंगे, वो वाइड घोषित हो जाएंगे। इतना हम देख लिए, ठीक है। तो एक मोटा मोटी पॉइंट था। ये जो आर्टिकल 13 है वो आर्टिकल 13(1), 13(2), 13(3), 13(4) ऐसे टाइप में भी बटा हुआ है ना। तो आर्टिकल 13 के पूरे सबसेक्शन भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम पहले से डिसाइड किए कि सारे जो प्रावधान है, जो अनुच्छेद है, वो हमको याद होने चाहिए। क्लियर, चलो अब अनुच्छेद 13 हम देख लिए, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4) भी पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना अनुच्छेद 13 जो है, आर्टिकल 13 जो है, वो लॉ यानी कि विधि शब्द को भी परिभाषित करता है। विधि शब्द को भी परिभाषित करता है, यानी कि डिफाइन करता है कि लॉ में क्या कहेंगे, विधि मतलब क्या। अभी तो पढ़ लिया ना कि कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों को हनन कर रही है, शून्य घोषित हो जाएंगी। विधि मतलब क्या? क्या प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस निकाल देता है, अध्यादेश निकाल देता है, वो हो जाएगा? जो ऑर्डर दे देते हैं, जो नोटिफिकेशन आते हैं, वो सारे वॉइड हो जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, वही चीज डिफाइन करता है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 ये बात तो बता रहा है कि कोई भी ऐसी विधि जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगी वो शून्य घोषित हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ उसी के चलते आर्टिकल 13 विधि शब्द को भी परिभाषित कर दे रहा है, ठीक है। और विधि मतलब क्या है? विधि मतलब यहां पर मैं बता दूं, विधि मतलब दो बातें दी गई हैं। एक, संविधान बनने से पहले जो कानून थे, विधि थे। विधि मतलब कानून हो गया, तो ऐसे कानून जो संविधान बनने से पहले और ऐसे कानून जो संविधान बनने के बाद भी हो, सब के सब विधि के परिभाषा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो संविधान तो बाद में बना ना 1950 पे, लेकिन अगर संविधान बनने से पहले 1950 से पहले भी अगर आप याद रखना पुराने कोई ब्रिटिश समय से कानून चल रहा हो, वो भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, वो भी शून्य घोषित हो जाएगी। तो विधि मतलब दो प्रकार के लॉ हैं, विधि है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान से पहले का, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और संविधान के बाद का भी। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पहले का भी, संविधान के बाद भी। जैसे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, बस वैसे ही संविधान के पहले भी और संविधान के बाद का भी, ठीक है। क्लियर, चलो। तो आर्टिकल 13(1), 32 ये सब क्या है? तो आर्टिकल 13 का 1 क्या कहता है? ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, संविधान से पहले का। संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी, टू द एक्सटेंट जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, है ना। तो अनुच्छेद 13(1) में क्या है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना आप, है ना। अगर आपको अनुच्छेद पूरे याद रखने ना, लाइन से शॉर्ट फॉर्म में अनुच्छेदों को आप लिखते चले, उसके सब सेक्शंस को लिखते चले। फिर अनुच्छेद 13(2) क्या बोलता है? तो 13(2) ये बता रहा है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, ठीक है। और अगर बनाती है तो वो खत्म हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी। यदि राज्य बोले सर यही तो अनुच्छेद 13 पढ़े, हाँ 13 में और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो एक ही मतलब। यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जो ऊपर आर्टिकल 13 में अपन ने पढ़ा है। अब आर्टिकल 13(3) ये लॉ शब्द को डिफाइन करता है। आर्टिकल जो 13 है वो लॉ शब्द को डिफाइन करता है। लॉ मतलब क्या है? स्थायी विधियां, परमानेंट एक्ट्स, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। तो कानून भाई या तो समझ लो संसद बनाएगा या राज्य विधानमंडल बनाएगा, या तो संसद बनाएगा, राज्य विधानमंडल बनाएगा। उसके बाद अस्थायी विधियां, जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। आप आगे चल के हम पढ़ेंगे ना तो एक ऑर्डिनेंस जारी करने संबंधित पावर होता है, किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास भी होता है और राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि ऑर्डिनेंस जारी कर सके। अब ऑर्डिनेंस अध्यादेश इमरजेंसी टाइप के सिचुएशन में, इमरजेंसी वर्ड भले यूज कर रहा हूं लेकिन वो भाग 20 वाला इमरजेंसी नहीं है, भाग 18 या 20 में है समथिंग, उसमें इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा मैं। बात कर रहा हूं अचानक से जरूरत पड़ी कि भाई अपन लोकसभा राज्यसभा से पास करके अभी कोई एक्ट नहीं ला सकते, अभी इमरजेंसी में कोई एक्ट लेके आना है, तो वैसे अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है। अब क्या क्या चीज विधि के डेफिनेशन में आ जाएंगे, तो याद रखना ये अध्यादेश को तो पूछा ही गया है, सवाल में पूछा गया था, किसी यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस, आदेश यानी कि ऑर्डर, ये भी लॉ शब्द में आ जाएगा। उपविधि यानी कि बाई लॉज, नियम यानी कि रूल्स,
विनियम यानी कि रेगुलेशंस, रेगुलेशंस। अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशंस। ठीक है, इतने सारे शब्द किसके अंतर्गत आ जाते हैं? विधि शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, लॉज के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब आर्टिकल 13(4) क्या कहता है, और यहाँ पे इस पॉइंट को समझना जरूरी है। इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। बोले सर ये क्या बात करें, आगे चल के आर्टिकल 368 पढ़ेंगे। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन की बात करता है। तो अगर संसद, इसका सीधा सा मतलब यह है, संसद यानी कि पार्लियामेंट संविधान संशोधन करती है, संविधान में संशोधन करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है। कभी मैं सीए लिखूं तो समझ जाना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हुई। संसद संविधान में संशोधन करती है, और इस संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत होता है? 368 के तहत होता है। तो याद रखना आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 13 के तहत इस संशोधन को रद्द नहीं कर सका जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, आर्टिकल 13 के तहत यही बात बोल रहा है। संसद को संविधान में संशोधन कर दिया आर्टिकल 368 के तहत, तो आर्टिकल 13 भाई इसको ऐसे वॉयलेट नहीं कर देगा, खत्म नहीं कर देगा। कब होगा वो सब हम ये देखें जब भाई वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है। क्लियर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली, बहुत सारे वाद ऐसे आए, जैसे केशवानंद भारती वाद हो गया 1973 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोला कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, संशोधन तो बिल्कुल किया जा सकता है संविधान में, लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो नहीं हिलना चाहिए। अब ये मूल ढांचा क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, इसका अगर कोई आप बेसिक डेफिनेशन पूछेंगे ना, एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछेंगे तो कोई नहीं बताए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग जजमेंट में उसको परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछे गए, मौलिक ढांचा या मूल ढांचा क्या है, तो उसका डेफिनेशन कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट अपने अलग अलग डिसीजन में अलग अलग वाद में देते आई है। ठीक है, चलो अब आते हैं, बात करते हैं मौलिक अधिकार पर। हम थोड़ा लंबा समय ले रहे हैं, लेकिन हम इस पर पूरा चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब देखो फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल वाले जो कैटेगरी वाइज हैं, समता अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल बनेगा कि समानता के अधिकार में कुल कितने अधिकार हैं? 14 से 18 आप बोलोगे 4, गलत। 14 से 18 5 होंगे। अरे 18 माइनस 14 करोगे भाई, 14 को भी तो गिनोगे, तो 14, 15, 16, 17, 18, 5 अनुच्छेद है, 5 आर्टिकल है। ठीक है, चलिए, ये राइट टू इक्वलिटी की बात हो गई। अब लाइन से तो नहीं, आज हम सिर्फ अनुच्छेद 14 पर बात करके खत्म कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको ग्रैस्प करते चलो, और संविधान एक बार समझ आ जाए ना तो इतना मजा आता है, हिस्ट्री एक बार याद हो जाए इतना मजा आता है, यकीन मानो, क्योंकि वो सब्जेक्ट है जिसपे हर कोई कमांड हासिल नहीं कर सकता। अरे कंप्यूटर हर कोई पढ़ लेगा, हिंदी हर कोई पढ़ लेगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है ना जो हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन उस पर आप पकड़ बना लेते हो ना तो एक अलग आनंद है, अलग मजा है, जो दूसरे नहीं कर सकते वो आप करो ना तो एक अलग आनंद है। और यही फील्ड है कॉम्पिटिशन का। ठीक है, कॉम्पिटिशन, इसी का तो नाम कॉम्पिटिशन है। तो मैं चाहता हूं इसको पूरा ग्रेस्प करो। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? तो भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। वही वही राज्य के विरुद्ध है, और नहीं किया जाएगा, नहीं नहीं, निषेधात्मक है प्रकृति। तो शॉर्ट में समझाऊं तो आर्टिकल 14 दो बात करता है। बोले सर क्या बात करता है? आर्टिकल 14 में पहला शब्द जो लिखा हुआ है वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक, तो ये विधि के समक्ष समता ना, ये ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे डाइसी, तो वो डाइसी का कंसेप्ट समझ लो, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समता। और इसका मतलब है विधि के समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, समान।
बोले सर इसका क्या मतलब हुआ? पहले लाइन का मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के समक्ष सब समान होंगे, सब एक होंगे। कैसे एक होंगे भाई? कोई आईएएस कोई क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, तो उसको भी वही सजा मिलनी है जो आम आदमी करे। यानी कि कानून के नजर में सब बराबर होंगे, सब मतलब सब, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन तो सारे लोगों के लिए नियम कानून समान होंगे, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो विधि के समक्ष समता, कभी कभार ना समानता देना भी असमानता करना हो जाता है। बोले फिर एक ऐसी बात कर दी? जी बिल्कुल, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना कभी कभार भेदभाव हो जाता है। बोले सर ऐसा? हाँ बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं बोल दिया भाई सबके लिए कानून बराबर रहेगा। जो रेलवे का एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम दिला रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम में मान के चलो एक नॉर्मल कैंडिडेट को 60 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कोई एक ब्लाइंड कैंडिडेट आया, उसको भी बोले नहीं नहीं भैया वो ब्लाइंड हो, उससे कोई मेरे को लेना देना नहीं, आप भी 60 मिनट में ही क्वेश्चन सॉल्व करो। क्यों? कानून सबके लिए बराबर है, नियम कानून सबके लिए बराबर है, आपके लिए भी 60 मिनट। अब आप ये बताओ क्या ये उस ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए सही होगा? नहीं होगा ना। इसलिए तो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो ये भेदभाव करना सकारात्मक भेदभाव है, नकारात्मक भेदभाव नहीं है, सकारात्मक भेदभाव है, अच्छी चीज है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि भाई राज्य ये देखेगा कि विधियों का समान संरक्षण किया जा सके। क्लियर? मैं बोलूंगा कि नहीं, एक नॉर्मल कैंडिडेट मान चलो 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ ले रहा है उदाहरण के तौर पे। बोले कोई एक फिजिकली हैंडीकैप कोई कैंडिडेट है, बोले उसको भी तुम 10 सेकंड में दौड़ पाया क्या? नहीं ना। तो विधियों का समान संरक्षण भी हमको करना है। यही चीज यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है और कुछ नहीं। ये ब्रिटिश के विद्वान डाइसी। और विधियों का समान संरक्षण दरअसल अमेरिका का कंसेप्ट है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से यह अवधारणा लिया गया है। तो एक ब्रिटेन वाला है और एक अमेरिका वाला है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद कैसे? जैसे आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट और गवर्नर इन लोगों को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। उनके खिलाफ जो भी ऑफिशियल एक्ट किए गए हैं उसके लिए वो कोर्ट के सामने, जुडिशरी के सामने आंसरेबल नहीं है, पर्सनल के लिए हैं, या उनके जब टर्म्स खत्म हो जाए, मतलब उनका कार्यकाल खत्म हो जाए उसके बाद है। काम करते उस पद में रहने के दौरान उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। तो ये थोड़े से अपवाद हैं। और कौन अपवाद है? जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स है उन लोग आते हैं, विधायक सांसद लोग हो जाते हैं, तो ये अपवाद है। ये पढ़ राष्ट्रपति राज्यपाल हो गया, इसको रीड करना ना, मैं ऊपर से बता रहा हूँ लेकिन रीड कर लेना। कोई व्यक्ति संसद, राज्य विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन में कर सकता है। ये कुछ उसी आर्टिकल 361 के प्रावधान है। सांसदों और विधायकों, सांसद को आर्टिकल 105 में, विधायक को अनुच्छेद 194 में, ये उनको भी विशेष अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट आते हैं। फॉरेन डिप्लोमेट्स, विदेशी संप्रभु, शासक हो गया, राजदूत हो गया, कूटनीतिक व्यक्ति हो गई, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। क्या ये उसका अपवाद तो हो गया? संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी एजेंसियां को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। तो इसके जो आर्टिकल 14 के अपवाद है ना, उसको भी हम देख लिए, मतलब वहां पे समानता नहीं रखी जाएगी। ये कैसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है समझ लो, या एक इमेज फॉर्म में। ये आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सबके लिए समान कानून, सबके लिए समान डब्बा। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ठीक है। ये भाई छोटा था तो उसके लिए 2 डब्बा लगा दिए, इसका छीन लिए, इसका एक ही रखे रहे, ये ऐसे ही देख पा रहा है सारे मैच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संविधान वाला पार्ट खत्म। अब हम लोग छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में आ जाते हैं। अच्छा, मैं ये कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। एक CGPAPM प्लस CGPSC प्री का एक कॉमन सिलेबस है। इसकी वैलिडिटी मतलब 1 साल तक की नहीं, थोड़ी कम है। ये क्रैश कोर्स में आपके काम आ जाएगा CGPSC प्री के लिए, ठीक है, CGPSC प्री के लिए। और ये बहुत कम फीस में अवेलेबल हो जाएगा। और उसके अलावा मैं एकदम बेहतरीन आपको जानकारी देता हूँ। अभी क्रिसमस ऑफर चल रहा है, तो आज ये आप लाभ उठा ले 25 फरवरी को, और 26 के भी सुबह या दोपहर तक ये रहेगा वैलिड। ये फ्लैट 40% ऑफ है, फ्लैट 40%, जितने भी डिस्काउंट मिल रहा है उसमें और हो जाएगा। और इसके लिए आपको एक कोड अप्लाई करना है, क्रिसमस 40, ठीक है। ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, हालांकि उसमें ऑप्शन आ जाता है कूपन कोड अप्लाई करने के लिए, वहीं पे दे दिया गया, बस आपको क्लिक करना है। तो 40% और ऑफ मिल जाएगा। सब टेस्ट सीरीज वगैरह सब में लागू है, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। जो भी कोर्स चल रहा है उसका लाभ उठा सकते हैं। CGPSC प्री का टेस्ट सीरीज भी है, ये भी आप परचेस कर ले। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, मतलब हर टेस्ट का वीडियो एक्सप्लेनेशन रहेगा। 359 रुपये में ये अवेलेबल है। कोर्स परचेस करने के लिए नंबर है 7701236687, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये PDF हमको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, उसके बारे में भी बात करें। ये देखो लोक पर्व, हम ऐसे ओवरव्यू देखे थे कि कौन से महीने में कौन सा त्यौहार मनाया था, कौन से तिथि में, कौन से पक्ष में। अब विस्तार से बात करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला त्योहार है गोबर बोहरानी का। सबसे पहला त्योहार गोबर बोहरानी है। आपको मालूम होगा जब मैं पढ़ा था तो पहला ही महीना पड़ता था चैत्र। चैत्र, ठीक है। चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन ये गोबर बोहरानी का त्यौहार मनाया जाता है, हाँ कि ना। तो कब मनाया जाता है वो तो याद रह गई, इसके पहले लेक्चर भी आप देख के आओगे तो याद रह जाएगा। अभी हम लोग उसमें करते क्या है उसको देख लेंगे। बोले सर रामनवमी तो पहला त्यौहार पड़ता था, फिर उसको काहे नहीं देख रहे हैं। तो रामनवमी ऐसा है कि हर जगह मनाया जा रहा है ना, छत्तीसगढ़ का कुछ खास नहीं है, स्पेशल सिर्फ छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा ऐसा नहीं है। तो जो छत्तीसगढ़ का होगा उसको हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो गोबर बोहरानी, अब इसको ऐसा करना, देखो गोबर मान के चलो आप सूंगे, गोबर ऐसे सूंगे, तो सूंघने से आगना सुकमा, किसी को अच्छा लगेगा किसी को छी छी लगेगा, छी छी से आगना छिंदगढ़। तो छिंदगढ़ सुकमा में ये त्यौहार मनाता है गोबर बोहरानी। ये कितने दिन चलता है? 10 दिन। भले नवमी के दिन मनाते हैं लेकिन ये 10 दिन चलता है। जो नवमी रहता है वो 10वां दिन रहता है, ठीक है। कितने दिन चलता है? 10 दिन तक चलता है, ठीक है। अब देखो जो गाय गोबर करती है तो कहीं भी कर सकती है, सेलेक्ट कर लेना, गाय गोबर करती है कहीं भी कर सकती है। तो उसमें कहीं ना कहीं धूल मिट्टी लगेगा, तो धूल से ना धुरवा याद करना, धुर्रा से धूल से धुरवा याद करना, याद करने के पर्पज से, ठीक है। तो धुरवा जनजाति द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट गोबर बोहरानी के बारे में क्या है कि ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन। कहाँ मनाया जाता है? सुकमा के छिंदगढ़ में मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो धुरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसमें यही याद करने के लायक है। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल देखें तो क्या करते हैं, मैदान में कोई मैदान चुनते हैं, उसमें गड्ढा करते हैं और गोबर इकट्ठा करते हैं। किसका? गाय वाला, अपना नहीं, ठीक है। तो मैदान में गड्ढा खोदकर सभी लोग गोबर लाकर डालते हैं। यह काम 10 दिन तक चलता है। फिर उसी गोबर का खाद वगैरह बना दिए, उससे थोड़ा होली खेल लेते हैं, गोबर वाली होली, तिलक लगा दिए एक दूसरे को, तिलक लगाते तथा खाद के रूप में उपयोग भी की जाती है। यही ग्राम देवी की स्थापना की जाती, पुरुष करते हैं और पूजा करते हैं। पुरुष अपने शस्त्र यानी कि जो भी कुल्हाड़ी है, तीर धनुष है, उसको लाके पूजा करते हैं और इसमें शिकार की भी परंपरा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज है, उसका प्रोसेस आपको नहीं पूछा जाएगा। फिर आमाखाई, आमाखाई याद आ रहा होगा, चैत्र महीने में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन, ऐसे याद करना, 13 हिस्से का 13 चॉकलेट खा लूंगा मैं, 13 बिस्किट खा लूंगा, 13 आम खा लूंगा। तो 13 आम से 13वें दिन याद रखना। तो चैत्र शुक्ल पक्ष के 13वें दिन आमाखाई त्यौहार मनाया जाता है। अब इसको भी याद रखेंगे, देखो कब मनाया जाता है? 13वें दिन, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के दिन। कौन सी जनजाति द्वारा मनाई जाती है, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो आम भी ऐसे भाई पड़े रहता है ना नीचे जमीन में, धुर्रा माटी लगे, जैसे से गिर गया या आप गिरा दिए तो आम पड़े रहता है कहाँ? जमीन में। और जमीन में मतलब धुर्रा माटी है, तो पड़े रहता है ऐसे पर्जा, पड़े रहता है ऐसे पर्जा, और धुर्रा माटी लग रहता है ऐसे धुरवा। तो धुरवा एवं पर्जा जनजाति द्वारा आमाखाई त्यौहार मनाया जाता है। और एक और चीज आप याद रखेंगे, हम लोग भाई मार्केट में आम मिला खा दिए, पेड़ों में आम फला खा दिए, लेकिन जनजातियों में एक बहुत ही अच्छी प्यारी परंपरा है, आमाखाई का त्यौहार फेमस भी है। वहां जब तक दंतेश्वरी माता को भोग नहीं लगाते तब तक आम नहीं खाते हैं। तो दंतेश्वरी माता को आम के नए फल का भोग लगाते हैं, उसके बाद खाते हैं, उससे पहले नहीं खाते, ठीक है। सॉरी। चलो, माटी त्योहार, माटी त्योहार इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि माटी त्योहार, माँ से माटी याद रखना और माँ से महिला। माटी त्योहारों में महिला का प्रवेश वर्जित रहता है, महिला का प्रवेश वर्जित। और एक और चीज याद रखेंगे, एक और त्यौहार जिसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है और उस त्यौहार का नाम है चरु यात्रा। उस त्यौहार का नाम क्या है? चरु यात्रा, ठीक है। उस त्यौहार का नाम क्या है? चरु यात्रा। तो चरु यात्रा और माटी त्योहार, इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है। तो माटी त्योहार कब मनाते हैं? तो आपको मालूम, चैत्र महीने के पूर्णिमा में। याद होगा चैत्र महीने के पूर्णिमा के दिन 2 त्यौहार मनाते थे। सरगुजा अंचल में सरहुल मनाया जाता था और बस्तर अंचल में माटी त्योहार मनाया जाता है, हाँ कि ना। तो देखो इसमें मिट्टी के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। और क्या प्रोसेस होता है उसको एक बार समझ लो, रीड बस कर लेना। गांव में एक मंदिर होता है जिसे माटी देव गुड़ी परिसर कहते हैं और यहाँ के पुजारी को माटी पुजारी बुलाता है। इस मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित होता है। पृथ्वी की पूजा करके माटी का टीका लाया जाता है, इसे बीज पुटनी भी कहते हैं। माटी त्योहार को क्या बोलते हैं? बीज पुटनी भी बोल देते हैं। ठीक वैसे ही सरगुजा अंचल में सरहुल त्योहार मनाते हैं, प्रोसेस अलग है, प्रोसेस अलग है। तो जो सरहुल पर्व मनाते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन, ठीक है। क्या? चैत्र पूर्णिमा। और किस अवसर पर पूछा जाए
किस तिथि को तो चैत्र पूर्णिमा लेंगे, कौन से अवसर पर, तो साल वृक्ष पर फूल लगने के अवसर पर। साल वृक्ष पर जब फूल लगता है तब इस त्योहार को मनाते हैं। साल वृक्ष पर फूल लगना इस त्योहार के आगमन का सूचक है। अब इसमें करते क्या है, इसमें काले मुर्गे और काली मुर्गी का शादी कराते हैं। काले मुर्गे और काली मुर्गी का शादी कराते हैं, ठीक है। तो जो काले मुर्गा है वो सूर्य देवता का प्रतीक है और काली मुर्गी जो है धरती माता का प्रतीक है, तो उसी का शादी करा देते हैं और उसके बाद उसकी बलि भी दी जाती है, ठीक है। और याद रखना, कौन से त्योहार को फूलों का त्योहार बुलाता है, कौन से त्योहार को फूलों का त्योहार बुलाता है, तो सरहुल पर्व को फूलों का त्योहार बुलाता है, याद रखें। वैसे मित्रता का पर्व क्या है, फूलों का पर्व क्या है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये कौन सी जनजाति द्वारा मनाई जाती है, उराव जनजाति, ठीक। और ये सरगुजा क्षेत्र में मनाया, सरगुजा अंचल में, मतलब आसपास के बहुत सारे जिलों में मनाया जाता है। मेनली इसको कौन सी जाति मनाती है, उराव जनजाति। आप देखें उराव जनजाति का पेय पदार्थ, उराव जनजाति का पेय पदार्थ क्या है अगर पूछा जाए तो उराव जनजाति का पेय पदार्थ है कोसमा। मुख्य पेय पदार्थ क्या है, कोसमा। लेकिन याद रखना सरहुल के टाइम में वो कोसमा नहीं पीते, सरहुल के टाइम में वो पीते हंडिया या हाड़िया, जो कि चावल से निर्मित पेय पदार्थ है। चावल से निर्मित पेय पदार्थ है, ध्यान रहेगा। चलो अगले त्योहार की बात करते हैं, बीज पंडुम। चैत्र महीने में आपको मालूम है किसी भी दिन बीज पंडुम का त्योहार मनाते हैं, चैत्र पर्व मनाते हैं किसी भी महीने में। तो जो बीज पंडुम है वो कौन सी जाति मनाती है, डंडामी माड़िया, चैत्र महीने में। इसमें धरती माता की पूजा की जाती है और इसी के बाद बुआई का काम शुरू करते हैं। तो बुआई का काम करना तो स्वाभाविक सी बात है, धरती में ही करेंगे, तो धरती माता की पूजा की जाती है। बस जनजाति याद रखना, डंडामी माड़िया के द्वारा ये किया जाता है। चैत्राई पर्व कौन सी जाति द्वारा मनाया था, परजा और ध्रुवा, ठीक है। चैत्र महीने में ही मनाते हैं परजा ध्रुवा। इसमें बूढ़ा देव की पूजा की जाती है और सुअर और मुर्गों की बलि भी दी जाती है। इस पर्व में ध्रुवा जनजाति द्वारा परम नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। चलो ये कोर्स के बारे में डिटेल है, फिर से भी बोलूंगा कि अगर आप एक कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं, एक लिमिटेड कंटेंट चाहते हैं, क्या एक जैसे कंज्यूमर बास्केट इकोनॉमिक्स में टर्म है ना, कंज्यूमर बास्केट, वैसे भी स्टूडेंट का भी एक बास्केट होना चाहिए। उस बास्केट में जो चीज़ है, जो कंटेंट है, उतना पहले पढ़ लें, उतना ही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा वैरायटी के पीछे और बहुत ज़्यादा डीप कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। तो सब आपको सारा कंटेंट इधर मिलेगा, उससे बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैं टेस्ट सीरीज बोलूंगा अभी से लेना, ऐसा नहीं कि तैयारी करने के बाद आप दिलाना चालू कर रहे हो, अभी से लो और अभी से दिलाते चलना, एटलीस्ट दबाव बनेगा कि आप उसको पढ़े। बैसाख महीना आपको मालूम होगा, बैसाख महीने दूसरे महीने के तीसरे दिन यानी कि अक्षय तृतीया मनाया जाता है। दूसरे महीने के तीसरे दिन बैसाख के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन अक्षय तृतीया मनाया जाता है। अक्षय तृतीया त्यौहार को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे इसको परशुराम जयंती भी बोलते हैं। क्यों, इस दिन परशुराम भगवान का जन्म हुआ। अब परशुराम राम विष्णु के अवतारों का समझ लो, विष्णु के अवतार, तो विष्णु मतलब नारायण, तो इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा भी की जाती है, ठीक है। ये पेड़ वगैरह में पानी डालते हैं तो इसको जलदान पर्व भी बोलते हैं, और पेड़ में डाल रहे हैं इसलिए वृक्ष मित्र पर्व भी बोलते हैं। और इसी दिन पुत्रा पुत्री विवाह भी करा दिया जाता है। और पहले ऐसा था कि सामूहिक रूप से इसी दिन शादी तय भी कर देते थे, भी बच्चे चलो का शादी करवा दिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ग्राम देवता की पूजा करके परसा पान यानी कि परास पत्ता के दोने में धान लेकर माता को भेंट चढ़ाते हैं, ठीक है। तो अक्षय तृतीया, अरवा तीज, ये देखो एक तीजा आता है नॉर्मल जो तीज है, हरतालिका तीज बोलते हैं। जो तीजा है वो आमतौर पे आपको मालूम होगा कि शादीशुदा महिलाएं रखते हैं अपने पति के लिए, लेकिन एक ऐसा भी तीजा है जो कुंवारी कन्याओं द्वारा रखा जाता है, उस तीजा का नाम है अरवा तीज, ठीक है। तो अरवा तीज जो है बैसाख महीने में मनाते हैं। आज शक्ति अरवा तीज करके याद किए थे। तो कुंवारी कन्या द्वारा मनाया जाता है। कन्या विवाह स्वरूप लिए हुए आम की डाली से मंडप बनाकर विभिन्न रस्म निभाते हैं। मतलब कुंवारी कन्याओं द्वारा ये मनाया जाता है अरवा तीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कुंवारी कन्या द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। चलो ज्येष्ठ माह की हम बात करते हैं। तो ज्येष्ठ महीने का जो कोड में याद कराया था, ज्येष्ठ मतलब लगता है बड़ा, बड़ा मतलब कौन बड़ा, रावण। एक रावण का करेक्टर भारी भरकम टाइप का लगता है रावण। और दूसरा कौन, भीम। तो रावण से हम दशहरा याद कर लिए थे, लेकिन ये दशहरा वो रावण मानने वाला दशहरा नहीं है, ये गंगा दशमी है, गंगा दशहरा। और भीम से भीमा यात्रा पढ़े थे। तो गंगा दशहरा 10वें दिन मनाएंगे,
गंगा दशहरा 10वें दिन मनाएंगे। तो शुक्ल पक्ष के 10वें दिन गंगा दशमी या गंगा दशहरा मनाया जाता है सरगुजा क्षेत्र में। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन माना जाता है कि गंगा माता का अवतरण हुआ था धरती में। ठीक है, तो यह उत्सव गंगा के पृथ्वी में अवतरण की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन पति पत्नी के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस दिन पति पत्नी के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक खेलों का आयोजन किया जाता है। ये बैकुंठ पूर्वा चिरमिरी का मेला भी लगता है इस टाइम में। ठीक है, गंगा दशहरा। भीमा यात्रा ये भी ज्येष्ठ महीने में है, बस्तर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में मनाते हैं उसको। जैसे गंगा दशहरा सरगुजा क्षेत्र में, ये बस्तर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में हो। इसमें आगना भीमा यात्रा में ना भीमा देव की शादी कराते हैं। भीमा देव वेड्स किससे? धरती माता। ठीक है, तो भीमा देव वेड्स धरती माता। भीमा देव जो है वो वर्षा के देवता माने जाते हैं। किसके देवता? वर्षा के, वर्षा के देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो भीमा देव संग धरती माता का विवाह कराते हैं। और जो भीमा देव है वर्षा के देवता जो कि उग्र स्वभाव के माने जाते हैं। अच्छी वर्षा की कामना है तो मेंढक विवाह भी कराया जाता है। अब आपको मालूम होगा मेंढक टर 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 करते हैं, तो भाई वो खैर टर टर करने का उनका कुछ और लॉजिक रहता है, कुछ और रीजन रहता है। ठीक है, जब उनके नजदीक आने का, मेंढक और मेढकी का नजदीक आने का, मेचका और मेचकी बोलो, मेचका मेचकी का नजदीक आने का टाइम रहता है, तब उन लोग टर टर करते हैं। लेकिन उसके बाद ही बरसात हो जाता है और वो बरसात का मौसम है उनका भाई रोमांस करने का, उसी टाइम में तो मेंढक विवाह भी करा देते हैं। ठीक है, बरसात वाले टाइम। आषाढ़ महीना, आषाढ़ महीने में गुंचा पर्व या गुंडीचा पर्व। तो भैया ये जो सबसे पहले आपसे सवाल पूछा है गुंचा पर्व का और अन्य नाम क्या है, तो गुंडीचा पर्व। ये किससे संबंधित है? तो रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से संबंधित है। अब ये मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि पुरुषोत्तम देव वाली, पुरुषोत्तम देव बस्तर दशहरा के टाइम बताया था। चलो अभी मैं उसको रिपीट नहीं करता हूँ, अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं। वाला देख लो। बस्तर में मनाया था जगदलपुर में, इस समय प्रसाद दिया था गजामुंग। इस त्योहार के समय रथ चलता है जो कि क्या चलता है? फुल रथ। दो टाइप के रथ थे, एक 4 पहिए वाला, एक 8 पहिए वाला। तो 4 पहिए वाला रथ, 4 पहिए वाला रथ कौन सा है? फुल रथ। और 8 पहिए वाला रथ कौन सा था? विजय रथ। 8 पहिए वाला कौन सा रथ? विजय रथ। ठीक, तो रथ यात्रा करके भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को सिरासर भवन में 9 दिन तक के लिए रखा जाता है। और 10वें दिन वापस रथ में जगन्नाथ जी को मंदिर में लाया जाता है। इसमें 2 टाइप के चरण है, एक पहला और एक आखिरी, मतलब जो शुरुआती चरण है उसको श्री गोंचा बोला जाता है, और जो दूसरा चरण है एकादशी के दिन यानी कि अगले दिन उसको बहुड़ा गोंचा बोला जाता है। इस दिन तुपकी भी चलाते हैं, इस दिन तुपकी भी चलाते हैं। ठीक है, तुपकी बंदूक टाइप का होता है, उसमें छोटे छोटे गोली रहते हैं, है ना, माल कंगनी का पौधा, उसका गोली भी रहता है। ठीक है, जैसे होली के दिन बुरा ना मानो, होली है बोल के किसी के भी ऊपर पिचक दो या गुब्बारा मार दो, कोई बुरा नहीं मानता, नहीं, बस वैसे ही इसमें भी। तो ये बंदूक, बंदूक मतलब वो AK-47 से ला के मार दिया, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं सर इस दिन तो आप बताए थे, बोले मार सकते हो, बोले तो कुछ भी नहीं मार देना। ठीक है, गोली बंदूक वाला नहीं। ये तुपकी जो कि पिचकारी टाइप का ही रहता है, उसमें पेंग, पेंग मतलब गोली बोलते हैं जो माल कंगनी के पौधे का फल होता है। अभी इसमें फोटो नहीं दिखा रहा हूँ, गूगल पॉलिसी चल रहा है। बीज बोनी ये भी आषाढ़ महीने में होता है, ये कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व कृषि के दौरान मनाया जाता है और कई क्षेत्रों में बुआई से पहले मनाया जाता है। बीज बोनी, बीज बोने का काम, आषाढ़ महीना बारिश वाला टाइम है। सावन महीना, सावन महीने में बहुत सारे त्योहार मैंने बताया था। सावन अमावस्या में ही कौन से त्योहार थे? सावन अमावस्या ही, सावन अमावस्या। बार बार इसलिए लिख देता हूँ, 2-3 बार मैं इसको बताया हूँ ताकि याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, आपको भी भूलने की जरूरत ना पड़े। इतने बार किसी चीज को रिवाइज कर लिया करो। रिवीजन में ना कभी नहीं कंझाना है, इस बात को याद रखना, ना गार्ड बांध लेना। रिवीजन में ना कभी नहीं कंझाना है। आप बोलोगे अब ये पढ़ डाला हूँ यार, कहाँ इसको फिर से पढ़ूं? पढ़ लिया करो भाई। जो पढ़ाने वाला है ना वो भी भूल जाता है कभी कभार, छोटे मोटे पॉइंट्स को, उनसे भी गलती हो जाती है। तो आप मत एक्सपेक्ट किया करो कि नहीं पढ़ूंगा तो चल जाएगा। जितने बार रिवीजन कर लेंगे ऐसा हो जाएगा कि लास्ट टाइम एग्जाम टाइम में सब रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करा कीजिए कि भाई मैं रेडी हूं, हर युद्ध लड़ने के लिए, हर जंग लड़ने के लिए रेडी हूं। तो एग्जाम के कंटेक्स्ट में भी अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना है कि अगले दिन आपको एग्जाम दिलाने बोल दिया जाए तो आप एग्जाम दिलाकर आ जाएं। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन रखनी है अपनी। ठीक, चलो। सावन अमावस्या के दिन हरेली त्योहार,
दूसरा अम्मुस, ये भाई गाय भैंस चले के लिए, मतलब अपने चरवाओं के लिए। और एक बस्तर दशहरे की भी शुरुआत होती है। और बस्तर दशहरे में क्या, तो पाट यात्रा। ठीक। तो हरेली अमावस्या के दिन सौनस्या पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया था। इसका अन्य नाम गेड़ी पर्व है। गेड़ी चढ़ते हैं वो बांस का और डंडी बना के। ये वर्ष का प्रथम त्योहार बोला जाता है। तो बोले सर फिर वर्ष का प्रथम त्योहार और चैत्र महीने नवमी में नहीं, छत्तीसगढ़ के हिसाब से इसको पहला त्योहार मानते हैं। ठीक है। ये किसानों का त्योहार है। इसमें जो भी किसान भाई बहन है अपने उपकरणों की पूजा करते हैं, कृषि उपकरणों की, और उसके साथ कुल देवी देवता की भी पूजा की जाती है। चीला का भोग व होम दिया जाता है। मेरे ख्याल से लगभग हर घर में किए ही होंगे, गाँव वगैरह में तो जाते होंगे तो करते होंगे। और ये कुटकी देवी और गोरैया देव की भी पूजा करते। गोरैया देव जो पशु के रक्षक देवता है, पशु के रक्षक हैं। मवेशी को गेहूं आटा कौलो या लुंदी खिलाया जाता है। इस दिन जादू टोने या बुरी शक्तियों की मान्यता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं भाई, गोबर से लिप देते हैं। गोबर से कुछ डिजाइन बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, समनाही बोलते हैं। राउत जाति के लोग सभी के घर में नीम की पत्ती लगाते हैं। लुहार जाति के लोग मालिकों के घर के सामने द्वार में कील ठोकते हैं। तो तीन चीज, एक गोबर से लिप दिए, समनाही, नीम का पत्ता लगा दिए, खीला ठोक दिए। अब देखो इस दिन गेड़ी नृत्य भी करते हैं ना, इस दिन गेड़ी नृत्य भी करते हैं। तो याद रखना, हरेली के दिन भी गेड़ी नृत्य होता है पूरे छत्तीसगढ़ में। और बस्तर में भी गेड़ी नृत्य होता है जिसको डिंटोंग डिंटोंग नृत्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिंटोंग नृत्य, जो कि पोला के दिन होता है। जो कि किसके दिन होता है, पोला के दिन होता है। बैठे बैठे। ठीक है। तो गेड़ी नृत्य हरेली के दिन भी किया जाता है। और बस्तर में भी गेड़ी नृत्य प्रचलित है जिसको डिंटोंग नृत्य भी बुलाता है। लेकिन याद रखना ये पोला के दिन किया जाता है। तो अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो गेड़ी नृत्य एक आपका सावन अमावस्या और दूसरा भादो अमावस्या। सावन अमावस्या का त्यौहार कौन सा है, हरेली। तो पूरे छत्तीसगढ़ में इस दिन गेड़ी नृत्य किया जाता है। और भादो अमावस्या के दिन का त्यौहार क्या है, पोला। क्लियर। अब ये जो बस्तर में गेड़ी नृत्य है ये किसको समर्पित है, भीमा देव को है, आना देव को है, माई देव को है। क्लियर। चलो फिर अम्मूस त्यौहार। अम्मूस, बोले सर ये अम्मूस क्या है, तो दरअसल सावन अमावस्या के दिन ही अमावस्या के त्यौहार भी मनाया जाता है, अमावस्या। अब ये अमावस्या का मतलब है अम्मूस, लेकिन किसमें, हल्बी शब्द में। अमावस्या तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं। अगर ये छत्तीसगढ़ी या हल्बी, छत्तीसगढ़ी तो नहीं, हल्बी की बात करें तो ये अम्मूस कहलाता है। तो बस्तर क्षेत्र में अमावस्या को हल्बी भाषा में क्या बुलाता है, अम्मूस कहा जाता है। क्लियर। कहां मनाया जाता है, बस्तर क्षेत्र में, सावन अमावस्या के दिन। क्यों, तो भाई एक मान्यता है कि जादू टोना इंसानों के ऊपर भी कर दिया जाता है, पशुओं के ऊपर भी कर दिया जाता है। तो ये जो अम्मूस त्यौहार है वो पशुओं से संबंधित त्यौहार है ना। इसमें रसना एवं शतावरी का पौधा चरवाहा या धुराई द्वारा मवेशियों को जड़ी बूटी के रूप में खिलाया जाता है। उससे मतलब जादू टोना के मान्यता भी बच जाए और पशु जो है सुरक्षित रहे, कोई बीमारी उनको ना पड़े। तो रसना एवं शतावरी का पौधा, इसको थोड़े और जड़ी बूटी के साथ मिला के उसको खिला देते हैं। ठीक है। किसको, वो पशु के मालिक को नहीं, पशु को खिला देते हैं। फिर वो तो अमावस्या की बात थी, है ना। अब शुक्ल पक्ष की हम बात करें, सावन महीना में शुक्ल पक्ष में तो तीन त्यौहार और आ जाते हैं, नाग पंचमी, फिर एक कजरी त्यौहार भी पढ़ लिए थे, फिर रक्षाबंधन भी देख लिए। लेकिन रक्षाबंधन चूंकि सब जगह मनाते हैं, कोई छत्तीसगढ़ में कुछ खास कॉमन ऐसा है नहीं, तो उसको नहीं देखते। तो नाग पंचमी शुक्ल पक्ष में मनाता है। इसमें दल्हा पहाड़ का मेला भी लगता है और कुश्ती खेल का आयोजन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, नाग पंचमी के दिन दल्हा पहाड़ का मेला लगता है। दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा शक्ति वाला। ठीक है। तो नाग को जैसे दूध पिलाते हैं वैसे दाल पिला लेते हैं, ऐसे याद करना, दाल खिलाते हैं, दाल पिलाते हैं। तो दाल से दल्हा पहाड़, किसको, नाग को। तो नाग से याद, नाग पंचमी। ठीक है। कजरी त्यौहार, ये शुक्ल पक्ष के नवमी से पूर्णिमा के दिन संतानवती माताओं के द्वारा देवी भगवती की आराधना की जाती है। गेहूं और जौ की बुआई की भी शुरुआत होती है। आगे हम भादो महीना का देख लेते हैं। चलो एक यही है, भादो महीना बच गया, उसके बाद ये पार्ट कवर हो जाएगा। कभी कभार एक और चीज़ जो मेरे माइंड में भी आते रहता था, कुछ लेक्चर्स ना कभी एकदम बड़े हो जाते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा, ये भी मेरे ख्याल से अब 1 घंटा, कितना टाइम हो गया, तो 1 मिनट हो गए, मतलब 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ऊपर जाए, कभी कभी लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है।
अब हमारी टेंडेंसी रहती है कि सब चीज़ जल्दी 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 खत्म हो, क्यों ना, जल्दी खत्म करने के चक्कर में ना, आराम से नहीं पढ़ने के चक्कर में ना, कोई भी बात हमको याद नहीं रहती है, उसको 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ना पड़ता है। इतना ध्यान देकर पढ़ा करो, इतना तल्लीनता के साथ पढ़ा करो, इतना अटेंशन दिया करो, एक ही बार में सारी चीज़ें याद हो जाए। घबराने का नहीं है, आराम से सुना करो, इत्मीनान से, कहानी जैसा देखा करो, कोई लोड लिए बिना कि याद होगा नहीं होगा, नहीं, इत्मीनान से। आपका काम है बस उसको ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, याद रखना आपके दिमाग का काम है, आपका काम नहीं, उसका काम करने दिया करो आप, ठीक है। एकदम इत्मीनान से सुनते रहा करो, कोई स्किप मत किया करो, ठीक। क्योंकि एक बार जो आप 5 बार पढ़ के याद होगा ना, एक बार ध्यान देखोगे तो एक ही बार में काम बन जाए आप, और नहीं तो फिर 4-5 बार पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। तो भादो महीना, तो भादो महीना भोजली त्यौहार, भोजली त्यौहार मनाते हैं कृष्ण पक्ष के पहले दिन ही। इसमें देखो एक गीत है जो पूछा जा चुका, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, इस टाइप का है। हमार भोजली दाई के भीजे 8 अंगा, ये किसका गाना है, किसका गीत है, भोजली का है। इसमें गेहूं, जौ, धान, उड़ा देव, कोदो, 5 प्रकार के अनाज टोकरी में बोए जाते हैं। इसे भोजली विसर्जन के दिन नदी तालाबों में विसर्जित भी करते हैं। अब ध्यान रखना, यह भाईचारे और मित्रता का पर्व भी है ना, एक दूसरे को मितान, मितान बदना बोलते हैं, मितान बदना, मितान बनाते हैं, ठीक है, मित्र, एक संबंध टाइप का। महिलाएं एक दूसरे के घर जाती हैं, मितान भी बदते हैं। आलाखंड में भोजली पर्व का उल्लेख है, और आलाखंड किसने लिखा, जगनिक ने। एक देखो, एक आलाखंड करके एक किताब है, समझ लो, एक रचना है जो जगनिक ने लिखी है। तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि जो आल्हा और उदल है वो पृथ्वीराज के आक्रमण के समय इनकी रक्षा किए थे, ऐसा कुछ कहानी मिलता है उसमें, ठीक है। तो आलाखंड में भोजली पर्व का उल्लेख है, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। चलो, बहुरा चौथ, फिर मैं बोलूंगा संतानवती माताएं अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए 3 मुख्य त्यौहार या व्रत रखती हैं। एक बहुरा चौथ, एक दूसरा है हल षष्ठी या कमच्छठ, और एक है बेटा जुतिया, ठीक है। तो बहुरा चौथ जो है भादो महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इसमें गाय, बछड़ा, शेर की मूर्ति की पूजा की जाती है। ये दरअसल एक कहानी, एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। एक बार गाय, जिसका बछड़ा भी था, तो गाय घास चरने गई, लेकिन वहां आ गया शेर, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, शेर आ गया। शेर आ गया, बोला कि मैं तुमको खाऊंगा। गाय बोला कि रुक जाओ, मैं अपने बछड़े को दूध पिला के आती हूँ, तब तक वेट करो। शेर बोला ठीक है, चले जाओ। गाय चले गया, बछड़े को दूध पिला रही थी। तो जो गाय चली गई, अब बछड़ा बोला कि माँ तुम क्यों रो रही हो, तो बताई कि ऐसा सब बात है बेटा। तो बछड़ा बोला कि मैं अकेले रह के क्या करूँगी, बोले मैं भी चलूँगी आपके साथ। दोनों आ गए। शेर देख के खुश हो गया, बोले एक के साथ एक फ्री, बाई 1 गेट 1। बोले ठीक है। जैसे ही खाने वाला था, ये सब प्रेम देख के ग्वाला भी आ गया, बोला इन दोनों को छोड़ दो, मेरे को खा लो। इतने में शेर का जो है वो गोल हो गया। क्या गोल हो गया मत पूछो, दिमाग गोल हो गया। शेर बोला जाओ तुम लोग, नहीं खाऊंगा, बोले आज से घास खाऊंगा। तो ऐसे छोड़ दिया। ये कहानी प्रचलित है। तो जितने भी ये कहानी के पात्र हैं, गाय, बछड़ा, ग्वाला, शेर, ये ग्वाला छोड़ के बाकी सबकी पूजा की जाती है। तो माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है और कहानी के पात्रों की पूजा करती है, पात्रों की पूजा करती है, ग्वाला छोड़ के। समझिए बात। तो ये बहुरा मतलब वापस लौटाना, खतरे के मुंह से वापस लौटाना, ठीक है। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए सब त्यौहार या व्रत रखते हैं। हल षष्ठी, कमच्छठ, ये कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन मनाया जाता है, और दूसरा नाम है कमच्छठ, हलछठ। इस दिन बोला जाता है कि बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई का जन्म हुआ था। इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। पुत्रेष्टि व्रत मतलब केवल संतानवती माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इसमें पसर चावल खाते हैं। पसर चावल मतलब जैसे देखो, वैसे खुदाई उदाई वाला, जुताई वाला चावल नहीं, ऐसे जो इधर उधर कहीं बीच फेंका गया, छिता गया और वो उग गया, वैसे चावल खाते हैं, पसर चावल। 6 प्रकार की भाजी, भैंस के दूध और दही तथा महुआ के दातुन और दोना पत्री का प्रयोग किया जाता है। इस पर्व का संबंध बोलाता है महाभारत से है, क्योंकि अब बलराम भगवान हो गए, बलराम कृष्ण सब महाभारत के पात्र है। माताएं अपने बच्चों को पोतनी मारती है, ऐसे पीठ में सब। जन्माष्टमी पर इसको आटे पर भी बोलते हैं, और रायगढ़ के गौरी शंकर मंदिर में मेला भी लगता है। तो ओवरऑल सब जगह मनाते तो कुछ खास है नहीं। पोला, पोला आप भी दौड़ाओगे भाई बैलों को, है नहीं। मिट्टी वाला बैल छोटे छोटे रहते थे, खिलौनों में अलग मजा था। 8-10 रुपए 5 रुपए में बैल आते थे, बैल दौड़ाते थे, अलग ही मजा था, ठीक है। कुछ भी हम अपने ख्याली पुलाव पकाते रहते थे, बैल है उसमें कुछ सामान लेके जा रहे हैं इधर से उधर कि हाँ मैं व्यापार कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसी कहानी बचपन में चलता था, आज भी होता है। तो बैल दौड़ का भी आयोजन होता है, ये भादव अमावस्या के दिन मनाते हैं, फॉलो।
पोला। याद आ रहा होगा भादो, भद से पेल दिया, अमावस्या मतलब अंधेरा रहेगा, तो भद से पेल देंगे, पेलने से पोला, भद से भादो, ऐसे याद रखना। बैल दौड़क का व्यंजन ठेठरी कुर्मी नामक व्यंजन भी बनाते हैं। तीजा, तीजा बताने की जरूरत नहीं, जितने अच्छा चलो बता देता हूँ भाई, पुरुष कौन सा तीजा रखे होंगे। शुक्ल पक्ष के तृतीया दिन बनाते हैं, पत्नी मायके जाकर पति के लिए व्रत रखती है, निर्जला व्रत होता है कि एक दिन पहले करू भात खाया जाता है, ठीक है। इस दिन फुलेरा सजाकर गौरी शंकर की पूजा की जाती है, फुलेरा सजाते हैं, अगले दिन उपवास खोलते हैं जिसे बासी भी कहते हैं। तो देखो ऐसा माना जाता है कि करू भात खाते हैं तो भाई प्यास वास नहीं लगता है, ऐसा बोलते हैं। मैं पूछा था तो यही आंसर मिला, ठीक है। तो अगले दिन भाई बिना खाए पिए हो गए तो उस दिन व्रत रख लिए, खाली पेट हो गए। अब उस दिन का चावल बच गया, उसको अगले दिन बासी खा लिए, ऐसा याद रख लेना। धनकुल, धनकुल भी भादो शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन मनाते हैं, बस्तर चित्र मनाते हैं। ये हलबा और भतरा जनजाति खास करके मनाती है धनकुल, ठीक है। और दरअसल आगे चल के हलबा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ऐसा कि आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति, साक्षर जनजाति हलबा है, तो आर्थिक रूप से समृद्ध है, तो धन है उनके पास, तो धनकुल ऐसे याद कर लिया मैं। नाम इसका तीजा जगार भी है धनकुल का, बस्तर का तीजा बुलाता है इसको, धनकुल को याद रखना, बस्तर का तीजा बुलाता है। इस दिन ग्राम देवी की पूजा की जाती है, धनकुल की कथाएं सुनाते हैं। धनकुल जो कथा सुनाने वाली माताओं को क्या बोला जाता है, पाठ गुरुमाएं, जो पाठ करती हैं, और जो धनकुल बजाती हैं उसको चेली गुरुमाएं बोलते हैं, चेली गुरुमाएं। दरअसल धनकुल ना धनुष हो गया, सूपा हो गया, बांस हो गया, घड़ा हो गया, सबसे निर्मित वाद्य यंत्र है। टक 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 टक, जैसे वो बैंड होता नहीं अलग अलग, ठन ठन ठन, पैर से बजा रहे, हाथ से बजा रहे, बस वैसी टाइप का इसको भी यूज कर लेते हैं। करम पर्व भादो महीने में कभी भी मना लिया जाता है, उराव जनजाति, बैगाय, कमार जनजाति द्वारा। और इस दिन करम सेनी की पूजा भी करते हैं, एक प्रकार का श्रृंगार पर्व है। और इसमें करते क्या है, गांव के लोग उपवास रखते हैं, करम पेड़ के डंगाल काटकर उसमें सफेद धागा बांधकर पर्व स्थल में स्थापित करके उसकी पूजा करते हैं। गांव के लड़के लड़कियां भी माता के सामने भावी जीवन साथी का कामना करते हैं, इसलिए श्रृंगार पर्व हो गया, श्रृंगार पर्व जिसमें प्रेम शामिल है। बुजुर्ग लोग रात में करम सेनी की कथा सुनाते हैं, ठीक है। नवाखाई, ये आमतौर पे देखो गोड़ जनजाति के द्वारा, तो नवा नवा गोड़ याद कर लेना, जैसे पैर नया नहीं आ सकता लेकिन नवा गोड़ आ गया, गोड़ मतलब पैर, तो वैसे लेट कर सकते हो। तो गोड़ जनजाति का प्रमुख त्यौहार है नवाखाई, ये शुक्ल पक्ष के नवमी से पूर्णिमा करना ना, ये पूर्णिमा है, काट के इसको पूर्णिमा कर लेना, ठीक है। तो उस दिन बूढ़ा देव की पूजा की जाती है, और नए चावल का खीर और महुआ ये प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मुख्य रूप से पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, ठीक है। इस त्यौहार को नई फसल की पहली उपज की प्राप्ति की खुशी में मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष के चतुर्थी दिन मनाते हैं। इस दिन याद रखने वाली बात यह है कि रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन करते हैं, जो 1985 से चालू है। कौन से नंबर का इस बार का है उसको याद रखना, उसका पॉलिटी तो हम देख ही चुके हैं। ये टेलीग्राम चैनल है योगेश ऑनलाइन क्लासेस नाम से, और इसमें भी 47-48 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इंस्टाग्राम आईडी में भी 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर हो गए, तो आप इसको भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। कोर्स के लिए मैंने बता दिया, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफर का लाभ उठा लें, 40% डिस्काउंट वाला। 8770123687 ये नंबर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।